राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग जैक मॉडल सेट 2023-24 सेशन के लिए अकाउंटेंसी और बीएमटी, बीएसटी और ईटीपी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव और बीएमटी का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो टोटल फुल मार्क्स इसमें जो है वो 80 मार्क्स का है। जैसे ईटीपी में 70 मार्क्स का था, इसमें आपको 1 से लेकर 30 तक जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज द मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बाय यूजिंग ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है। ठीक है ना, तो किस वक्र से? तो इसमें बोला जा रहा है कि समोत्पाद रेखा यानी आइसोक्वांट, मांग वक्र यानी डिमांड कर्व, टोटल आउटपुट कर्व यानी कुल उत्पादन वर्ग, नहीं ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज और आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग कोड्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है कि बाजार में किसी वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, देश में संसाधनों का विनिधान कैसे होता है, एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है, एक देश में वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ती है। तो ये आपका 1 नंबर और 3 नंबर जो है वो सही लग रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है? तो उपयोगिता को मापा जाता है किस में? किलोमीटर में, लीटर में, ग्राम में। तो रुपीज़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत का लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी, तो क्या हो जाएगा? इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स इज़ 2 देन द डिमांड ऑफ द गुड्स विल बी इलास्टिक, यानी लोचदार हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको पूछा गया है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 में, एक उपभोक्ता का अधिमान एक दृष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किन बंडलों पर उदासीन होगा? द प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर इज मोनोटोनिक ऑन द बेसिस ऑफ द एजम्पशन ऑफ अ कंज्यूमर विल बी इनडिफरेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बंडल्स ऑफ टू गुड्स। तो एक में दिया गया 3, 4, 6, 7, 1, 2, 5, 2। तो यहाँ पर जो है 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, निम्न में से पूरक वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। पूरक मतलब जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, कलम और स्याही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चाय और कॉफ़ी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री करता है पेन और इंक, इसके बिना नहीं काम चल सकता है। ठीक है, पेन और शूज़ का कोई मतलब नहीं है, रसगुल्ला और गुलाब जामुन का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? पेन एंड इंक हो जाएगा। 7 नंबर, सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है। जनरली द शेप ऑफ द एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो होता है क्या होता है? उल्टे यू आकार का होता है, इन्वर्टेड यू शेप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधन को दुगुना वृद्धि हो जाती है तो उत्पादन में वृद्धि डैश होगा। इन द प्रोडक्शन फंक्शन शोइंग कांस्टेंट रिटर्न to scale, if the factors are increased twice then by how much the output will increase। तो आउटपुट किस तरह से बढ़ता है? ट्वाइस बोला है यहाँ, नहीं दुगुना बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में चित्र में आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? यहाँ पर जो क्षेत्रफल जो है वो क्या दर्शाता है वो पूछा गया। तो क्षेत्रफल जो है यहाँ पर कुल स्थिर लागत को दर्शाता है, कुल स्थिर लागत को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है? लार्ज नंबर होती है, यानी अत्यधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है?
तो ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए एम आर इक्वल्स टू एम सी, जहाँ पर एम सी वक्र एम आर वक्र के नीचे से काटे, यानी एम आर इक्वल्स टू एम सी और एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया, एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% से बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति होगी। एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में अगर 10% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति होगी, ठीक है ना। तो उस वस्तु की पूर्ति किस तरह को होगी वो देखना है हम लोगों। If the quantity supplied is increased by 15% due to an increment of 10% in the price of goods by firm, then the supply of goods will be क्या हो जाएगा, लोचदार यानी इलास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध कौन सा विकल्प सही है? Which of the following option is correct regarding the following assertion and reason? तो यहाँ पर दिया गया है कि कथन जो है यहाँ पर, किसी वस्तु पर इकाई पर लगने से फर्म की पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है। द सप्लाई कर्व्स ऑफ अ फर्म शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स ऑन अ गुड्स। दूसरा कारण है कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ फर्म इंक्रीज ड्यू टू यूनिट टैक्स ऑन गुड्स। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? दोनों जो है ए और आर सही है, तथा आर जो है, आर की सही व्याख्या नहीं है। आर की जो है सही व्याख्या नहीं है, दोनों कथन लेकिन सही है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज ट्रू एक्सप्लेनेशन, यानी ये सही व्याख्या करेक्ट है। आर इज ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर जो है वो सही व्याख्या करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, ये नहीं होगा। ए और आर करेक्ट है लेकिन आर नहीं, ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। दोनों ए और सही है, आर की सही व्याख्या है, यानी आर का जो है वो सही व्याख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ए और आर का कथन दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या किया गया है यहाँ पर। किसी वस्तु पर इकाई लगने पर फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है, ठीक है। 14 नंबर, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड इक्विलिब्रियम प्राइस? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो जाता है। बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब डिमांड जो है वो बढ़ जाता है सप्लाई से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो है कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, यानी प्राइवेट ओनरशिप ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर में, मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? Let's assume that in a country there are 2 lakh people are employed and 10,000 people are willing to work but they don't get any work, then what will be the unemployment rate of the country? तो यानी आपको दिया गया है 10,000 दिया गया है, 2 लाख आदमी जो है वो काम कर रहे हैं, तो परसेंटेज क्या है बेरोजगारी का? तो यहाँ से आपका 3 जीरो कैंसिल कीजिए, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल कीजिए और ये आपका हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? तो निवेश शब्द से अभिप्राय जो है वो पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि है, ठीक है ना। एन इंक्रीमेंट इन स्टॉक ऑफ अ कैपिटल गुड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर में, आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इन विच डायरेक्शन द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज टेक प्लेस इन 2 सेक्टर्स मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये आपका हो जाएगा परिवार से फर्म की ओर, यानी फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल इनकम, यानी व्यक्तिगत आय का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर में, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो ये क्या हो जाएगा? मुद्रा का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
22 नंबर में ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मुद्रा की नकदी मांग में कमी हो जाती है। ब्याज दर में अगर वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है, तो यह हो जाता है मुद्रा की नकदी मांग में कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 नंबर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय हैं। निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक है आपका यहाँ पर दिया गया, फॉलोइंग आर द मेथड्स एडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग फॉलोइंग कोड्स। ऑप्शन नंबर ए बैंक दर में कमी यानी डिक्रीज इन बैंक रेट, प्रतिभूतियों की बिक्री यानी सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कोष अनुपात में कमी, डिक्रीज इन रिजर्व रेशियो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ए और सी होना चाहिए। यहाँ पर ए का ऑप्शन था, यहाँ पर बैंक दर में कमी हो जाती है और कोष अनुपात में कमी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है, तो ये आप सभी को पता है, वेल्थ टैक्स को बोलते हैं, यानी संपत्ति कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कॉरपोरेशन टैक्स हो जाएगा, यानी निगम कर। ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर, यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है, स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा, तो वो 0 हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इफ़ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी, ये 0 हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से समग्र मांग का एक घटना नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय यानी एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर में कुल निर्गत में परिवर्तन तथा शायद निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है। व्हाट द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन टोटल आउटपुट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विदेशी विनिमय दर यानी व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ऑप्शन है यहाँ पर वस्तु में कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स, वस्तु की मुद्रा में कीमत यानी प्राइस ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी। विदेशी विनिमय दर क्या है ये पूछा गया है आपसे। मुद्रा की वस्तु में कीमत, प्राइस ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ गुड्स, और देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत यानी प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है ना, यानी जैसे अगर यूएस डॉलर अगर है यहाँ पर तो 83 या 84 रुपया, तो वो आपका देश की मुद्रा की विदेशी मुद्रा में क्या कीमत है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 1 से लेकर 30 तक हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, और अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अब जो भी आपको प्रैक्टिस करना है वो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सारे आंसर, मॉडल सेट का आंसर्स आपको याद कर लेना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली उसको लिख सकें। प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और जैसे अकाउंटेंसी, बीएमटी, ये सारे सब्जेक्ट आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। और एग्ज़ाम टारगेट और एग्ज़ाम स्कोरर जो बुक को आपको बता रहे कि क्वेश्चन, उसको भी आप अच्छी तरह से देखिए, मॉडल सेट देखिए, और जहाँ भी आपको जैसे भी जिस रिसोर्सेज का यूज़ करना है, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए ताकि आपको बेनिफिट हो सके। और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।